हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपनी मशीन लर्निंग की डे नंबर 22 की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर सिलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन और इन दोनों से रिलेटेड है आज का टॉपिक यहाँ पे कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी। तो आज की क्लास से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो फीचर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद जो आगे आने वाली जो क्लासेस होगी उसमें हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था, फीचर कंस्ट्रक्शन को हमने देखा था लास्ट हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी, और हम लोगों ने फीचर में मैं आपको स्प्लिटिंग के बारे में बताया था। तो अब हम लोग आज की क्लास में जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यहाँ पर फीचर सिलेक्शन और देखने वाले हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। अब फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन को समझने के साथ साथ हम लोगों को ना यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक समझना होगा, वो है हमारा कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी। इस कॉन्सेप्ट को भी आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके पूरे के पूरे पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे समझ लें, किसके, फीचर सिलेक्शन के और फीचर एक्सट्रैक्शन के, कि ये क्या क्या होता है और इसके पीछे जो एक कॉन्सेप्ट काम करता है कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी, इसको भी आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन दोनों क्या क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले डेफिनेशन को यहाँ पे समझो, बहुत इजी है। क्या होता है कि कभी भी हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को बनाते हैं तो मशीन लर्निंग मॉडल में किस चीज़ को हमको रखना है, किसकी रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारे लिए, ताकि मशीन लर्निंग मॉडल की एफिशिएंसी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को अपने एमएल एल्गोरिथम के अंदर जो है वो मिले। ठीक है, तो फीचर सिलेक्शन का यहाँ पे क्या रोल होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे एक डायग्राम बना हुआ है, मैं यदि बोलूँ यहाँ पर कि एक इस तरीके से मेरा एक डायग्राम है, यदि मुझे अपने जो डायग्राम है इसमें इसी डेटा की ज़रूरत है और ये जो डेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, ये फिर मेरा यूज़फुल डेटा है, ये बाहर वाला जो डेटा है ये अनयूज़फुल डेटा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉइज़ बोलेंगे। यदि मैं इस डेटा को एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है, फीचर सिलेक्शन में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ केवल यूज़फुल डेटा को यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़फुल डेटा को मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी ना पूरे के पूरे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में नॉइज़ को कम करना चाहता हूँ। देखो डेफिनेशन भी क्या बोलती है, फीचर सिलेक्शन इज अ मेथड of reducing the input variable to your model by using relevant data and getting read to noise in the data. It is the process of automatically choosing relevant features for the machine learning model based on the type of problem you are trying to solve. देखो बहुत इजी सी बात है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मशीन लर्निंग मॉडल में हम लोग जब भी मशीन लर्निंग मॉडल देते हैं, इसमें यदि हम लोग एज ए इनपुट गार्बेज देंगे तो हमको आउटपुट भी गार्बेज ही मिलेगा। दूसरी बात ये कि यदि मैंने एक चीज़ और यहाँ पे ऐड किया था, यदि मैं एज ए इनपुट यहाँ पर वही चीज़ दे रहा हूँ जो यूजफुल है मेरे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, तो ही मेरे आउटपुट मॉडल की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। तो फीचर सिलेक्शन का मेन काम ये होता है, नाम से क्लियर है सिलेक्शन, कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं किसको, इनपुट वेरिएबल को, कि मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को कौन सा मेरा जो है वेरिएबल जो इनपुट है वो देना चाहिए, और रिड्यूस करते हैं, मतलब मिनिमम से मिनिमम हम लोग यहाँ पर इनपुट देने की कोशिश करते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल में। तो यही है हमारे फीचर इंजीनियरिंग, सॉरी फीचर सिलेक्शन। ये चीज आपको क्लियर हुआ फीचर सिलेक्शन क्या होता है। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब ठीक है फीचर सिलेक्शन क्या होता है, समझ गए हम लोग, नॉइस कम करना होता है, यूजफुल डेटा ही हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को देना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत बड़ा चीज है कि फीचर इंजीनियरिंग हम फीचर सिलेक्शन हम लोग यूज जरूर कर रहे हैं, फीचर इंजीनियरिंग में फीचर सिलेक्शन हम लोग जरूर यूज कर रहे हैं। माफ करिएगा, मैंने पिछली बार फीचर इंजीनियरिंग बोल दिया था, मैं फीचर सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना। फीचर सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने मशीन लर्निंग मॉडल में फीचर सिलेक्शन को यूज कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत एक सिंपल सा रूल है। क्या है रूल, यहाँ पर देखिए, जो चीज मैंने अभी आपको बताया वही चीज लिखी हुई है। मशीन लर्निंग मॉडल फॉलो ए सिंपल रूल, वॉट एवर गोज इन सम आउट। हम जो देंगे वही हमको मशीन लर्निंग मॉडल से मिलेगा। एज ए मशीन लर्निंग मॉडल हम लोग जो इनपुट देंगे वैसे ही हमको यहाँ पे आउटपुट जो है वो मिलेगा। जैसे इनपुट होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ वी पुट गार्बेज इनटू अवर मॉडल, यदि हम लोग इस मशीन लर्निंग मॉडल में गार्बेज देंगे, कचरा देंगे, तो हम लोग को एक्सपेक्टेड आउटपुट जो होगा वो भी गार्बेज ही मिलेगा। इसका ये मतलब होता है कि हम लोग को यहाँ पर क्लीन करके केवल यूजफुल डेटा जो है वो यहाँ पे रेफर करके देना होता है। क्लियर हुआ आपको। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, टू ट्रेन ए मॉडल वी कलेक्ट एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ डेटा टू हेल्प द मशीन लर्निंग बेटर। हमको जो क्वांटिटी, किस क्वांटिटी पे डेटा देना है हम उसको सेलेक्ट करते हैं और वही मशीन लर्निंग मॉडल को यहाँ पे देते हैं। यूजुअली ए गुड पोर्शन ऑफ द डेटा कलेक्ट इज द नॉइज, व्हाइल सम ऑफ द कॉलम्स आर डेटा सेट माइट नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल। देखो मॉडल की परफॉर्मेंस में यदि गार्बेज जाएगा, जिसको हम लोग नॉइज बोलते हैं,
ठीक है, गार्बेज वर्ड यूज करना सही नहीं है, नॉइज हम लोग बोलते हैं। डेटा में जो हमारा जो अननेसेसरी पार्ट होता है उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं, राइट। अभी मैं बोलचाल की भाषा में एग्जांपल में आपको गार्बेज बोल रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस क्या करना है, नॉइज ही बोलने की प्रैक्टिस करना है इंटरव्यू के अंदर। तो कभी भी हम लोग को नॉइज को रिड्यूस करना होता है और वही कॉलम हमको देना होता है जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है उस मॉडल में, मशीन लर्निंग मॉडल में। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है मॉडल में उसको हम लोग को यहाँ पे नहीं देना है। फर्दर हैविंग ए लॉट ऑफ डेटा कैन स्लो डाउन द ट्रेनिंग प्रोसेस। ये बहुत जरूरी चीज है कि यदि मैंने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, कि कोई भी आपसे पूछता है कि भाई फीचर सिलेक्शन क्यों यूज करते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा यहाँ पे ना बात जो होती है वो यही होता है कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है क्या होता है। देखो मशीन लर्निंग मॉडल में जब भी हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो ये क्या करता है, वापस से आके अपने मशीन लर्निंग मॉडल ना अपने आप को ट्रेन करता है, ठीक है। ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा जो है यहाँ पे इनपुट है। अब ये मशीन लर्निंग मॉडल बार बार इसको ट्रेन करेगा, तो क्या होगा, मेरा इनपुट डेटा हो सकता है बार बार ट्रेंड होकर मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को मिले। तो उसमें यदि हमारे पास ज्यादा डेटा होगा तो हमेशा क्या होगा, ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा। क्या स्लो डाउन हो जाएगा, हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैटिक वाला काम नहीं हो रहा है कि यहाँ से आपने इनपुट दिया वही आउटपुट बार बार वही मिलेगा। मशीन लर्निंग मॉडल में आपका इनपुट भी हमेशा डायनामिक चेंज होते रहता है, क्योंकि हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को और के इनपुट को भी ट्रेन करते हैं ताकि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को हमेशा जो इनपुट मिले वो नया इनपुट मिलते जाए। तो वहां पर जब हमारे पास लॉट्स ऑफ डेटा होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा होगा, तो हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे स्लो हो जाएगा। दैट्स वाई फीचर सिलेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीचर सिलेक्शन क्यों यूज करते हैं ये भी आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू, अब तो हमने केवल और केवल इसको एक इस तरीके से समझा था, अब एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझो। देखो एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास, इसी चीज को मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखो कंसिडर ए टेबल विच कंटेन इंफॉर्मेशन एंड ओल्ड कार। यदि ओल्ड कार का एक हमारे पास डेटा है जिसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, ओल्ड कार का मॉडल लिखा हुआ है, ठीक है, ईयर लिखा हुआ है, माइल्स लिखा हुआ है और ओनर लिखा हुआ है द मॉडल डिसाइड विच कार मस्ट बी क्रश्ड और फॉर स्पेयर पार्ट। देखो एक ओल्ड कार हो गई है, उसको हम लोग को क्या करना है, उसको डैमेज में डालना है या फिर हम लोग को क्रश करना है पूरे उसको, इसके स्पेयर पार्ट्स को, मतलब उसको डेट करना है, ठीक है। अब ये डेटा आपको मिला हुआ है और हमारा आउटपुट क्या है कि हमको क्या करना है, उस कार को पूरी तरीके से क्रश करना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड कार को हम लोग रिसाइकल करते हैं तो क्रश कर देते हैं, उसके स्पेयर पार्ट को यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा में क्या है, इन एबो डेटा वी कैन सी द मॉडल ऑफ द कार, द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, हमारे पास ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर दिया हुआ है, एंड माइल्स इज ट्रेवल बाय द प्रीटी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द कार इज ओल्ड इनफ टू बी क्रश और नॉट। हाउएवर द नेम ऑफ द प्रीवियस ओनर कार डज नॉट डिसाइडेड द कार शुड बी क्रश्ड और नॉट। फर्दर इट कैन कंफ्यूज एल्गोरिथम टू फाइंडिंग पैटर्न बिटवीन द नेम एंड अदर फीचर। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को क्या करना है, कार को क्रश करना है, तो यहाँ पर मेरे लिए ओनर का तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ना ये जो डेटा है ये ओनर वाला डेटा तो नहीं दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ना कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए कि हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो उससे क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है कि ओनर यदि है, मेरा ओनर का यदि नाम मैं देता हूँ मशीन लर्निंग मॉडल को तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। ओनर से क्या मतलब है, ओनर के नाम से क्या मतलब है कि कार कितनी ओल्ड है, उसको हम लोग को क्रश करना है या नहीं करना है करके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओनर वाला जो डेटा है वो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यहाँ पर उस पैटर्न की जरूरत ही नहीं है। तो इसको हम लोग हटा देंगे। हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे केवल क्या, मॉडल, ईयर और माइल्स। या तो ये हो सकता है कि उस कार का मॉडल बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कार जो है मैं डिसाइड किया हूँ 1995 की कार है, ठीक है, और मैं डिसाइड किया हूँ ईयर 2000 के बाद वाली जो कार्स हैं उसको हम लोग को रखना है, और 1995 की से जो कार है, मतलब 2000 से जो बिलो ईयर वाली क्लास है, जैसे कार है, जैसे 1995, 1996, 1997 वाली जो कार्स हैं 1999 तक, ये कार्स को हम लोग को यहाँ पे क्रैश करना है। तो मॉडल यहाँ पे काम आएगा, कौन से ईयर में ये कार लॉन्च हुई थी, ठीक है, कितने साल चली है, जैसे मान लीजिए 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ भाई 30 ईयर प्लस वाली कार को हम लोग को यहाँ पे क्रैश कर देना है, ठीक है। ये देख, या फिर माइल्स के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ कि जो कार यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा, 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल गई है, इसको हम लोग को क्रैश करना है। तो ये तीनों डेटा हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को हम लोग जरूर देंगे, लेकिन ओनर का नाम से कोई ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा कि उस कार को हमको रखना है या नहीं रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे और हम लोग फाइंड करेंगे वही पैटर्न को, जो पैटर्न हम लोग हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल को चाहिए। तो इसी को हम लोग फीचर सिलेक्शन बोलते हैं। तो आपने फीचर सिलेक्शन में हमारी जो अननेसेसरी डेटा है
ये जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नॉइस बोलेंगे, इसको हम लोग ना नॉइस डेटा बोलेंगे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को, तो इस डेटा को मैं यहाँ पर दूंगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी को हम लोग फीचर सिलेक्शन बोलते हैं। तो फीचर सिलेक्शन आप अच्छी तरीके से समझ गए, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग को यहाँ पे बता दिया। अब फीचर सिलेक्शन के ना कुछ मॉडल्स होते हैं जिसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फीचर सिलेक्शन मॉडल्स क्या क्या होते हैं। टाइप ऑफ फीचर सिलेक्शन मॉडल्स में आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, ये दोनों मॉडल्स पे यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फीचर सिलेक्शन को। आपको याद होगा जब मैं आपको मशीन लर्निंग पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था मशीन लर्निंग में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। मशीन लर्निंग को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और एक होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। वैसे ही फीचर सिलेक्शन को भी हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में। और सुपरवाइज्ड के अंदर ही मेनली तीन मेथड्स होते हैं फीचर सिलेक्शन के लिए। पहला होता है फिल्टर मेथड, दूसरा होता है रैपिड मेथड, तीसरा होता है इंट्रिंसिक मेथड। क्लियर हुआ आपको। अब एक एक करके हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं। पहला तो हम लोग देखते हैं कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। अब आप लोग थोड़ा सा याद करिए, जो लोग यहाँ पर सिंसियरली फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि डे नंबर 22 तक पहुंचते हुए वो लोग कुछ पुराने टॉपिक को भूल गए होंगे। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि सुपरवाइज में मैंने आपको बताया था कि वो मॉडल्स, मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फीचर सिलेक्शन में भी वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो मॉडल जिसमें हम लोग लेबल डेटा को यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अनलेबल डेटा को यूज करते हैं अनसुपरवाइज्ड के अंदर, क्योंकि अनसुपरवाइज्ड के अंदर ना हम लोग को जो आउटपुट होता है उसको कोई आउटपुट जो लेबल होता है उसको ना बिल्कुल भी नीड नहीं होती है क्या करने की, यहाँ पर उसको उसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड मॉडल के अंदर देखिए डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं फिर आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। सुपरवाइज्ड फीचर सिलेक्शन रेफर्स टू द मेथड विच यूज द आउटपुट लेबल क्लास फॉर फीचर सिलेक्शन। They use the target variable to identify the variable that can increase the efficiency to the model। हम लोग क्या होता है ना, सुपरवाइज्ड के अंदर हम लोग जो एक लेबल क्लास होता है जो फीचर सिलेक्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पे रेफर करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड फीचर सिलेक्शन रेफर्स टू द मेथड विच डज नॉट नीड टू द आउटपुट लेबल क्लास। हम लोग को आउटपुट को यहाँ पे रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती, हम लोग अनलेबल डेटा पे काम करते हैं। आपको याद आ गया होगा पिछला जो मैंने जब मशीन लर्निंग पढ़ाया था तब पूरा की पूरा डेडिकेटेड लेक्चर मैंने इसी टॉपिक पे यहाँ पे दिया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग यहाँ पे हम लोग फीचर सिलेक्शन यूज करते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, तीनों मेथड्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। अब आज की जो क्लास है ना इसमें हम लोग ना बहुत ज्यादा थ्योरी ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्यों थ्योरी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग ये दोनों चीजों को समझेंगे, इसको समझने के बाद हम लोग ना कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी समझेंगे और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास से हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के साथ साथ मैं आपको इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको आज के से एक दो तीन क्लासेस के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग थ्योरी के पार्ट्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। आज की क्लास में हमारा ज्यादा से ज्यादा थ्योरी ही होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं फिल्टर मेथड। अब क्या होता है कि हमको पता है कि हम लोग को वही मेथड वही चीज यूज करना है, अपने डेटा, इस डेटा में से मेरे को वही चीज यूज करना है जिसकी मेरे को यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है। अननेसेसरी नॉइस वाला डेटा तो मुझे यहाँ पे यूज नहीं करना है। मान लीजिए डेटा और ये यहाँ पे आउटसाइड वाला जो डेटा है वो नॉइस है, इसको यूज नहीं करना है, मेरे को इतने ही डेटा को यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर लगा दूंगा। इससे पहला तो चीज होता है फिल्टर हम लोग यूज कर लें। अब फिल्टर मेथड बेसिक सा होता है कि इसमें क्या होता है, विच मेथड यूज द ड्रॉप बेस्ड ऑन देयर रिलेशन टू ऑफ द आउटपुट एंड हाउ दे आर कोरिलेटिंग टू द आउटपुट। थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज लिखी हुई है। वी यूज कोरिलेशन टू चेक द फीचर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन ऑफ द आउटपुट लेबल एंड ड्रॉप फीचर अकॉर्डिंगली। देखो क्या होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था ना, जो कार वाला जो हमारा डेटा था उसमें हम लोग फिल्टर से लगा दिए, तो हमको पता है कि हमारा कोई कोरिलेशन ही नहीं बन रहा आउटपुट के साथ कार के ओनर का। तो इस तरीके के मेथड में हम लोग नॉर्मल फिल्टर यूज करते हैं। पहले सेट कर लेंगे फीचर्स को, इसका फ्लो इस तरीके से होता है। सेलेक्ट करेंगे हम लोग बेस्ट फीचर क्या हो सकता है, उसके बाद लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं हम लोग, परफॉर्मेंस जो है वहां पर इनपुट अपना दे देंगे। तो पहला मेथड होता है यहाँ पे फिल्टर मेथड। कुछ नहीं होता है, हम लोग केवल देखते हैं पहले कि आउटपुट में कोई कोरिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और आउटपुट लेबल में हम लोग को क्या फीचर्स को ड्रॉप करना है अकॉर्डिंगली, जो देखना है हम लोग को अपने मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग वहां पे ड्रॉप कर देते हैं। यही फिल्टर मेथड यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, और बहुत ज्यादा एकदम हेडेक नहीं लेना है, सिंपल सी बात है कि फिल्टर मेथड फिल्टर कर देता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है, रैपिड मेथड।
इसमें क्या होता है, हम लोग ना डेटा को स्प्लिट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, वी स्प्लिट अवर डेटा इनटू द सबसेट एंड ट्रेन ए मॉडल यूजिंग दिस बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ द मॉडल एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फीचर्स टू द ट्रेन ऑफ द मॉडल अगेन। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना स्प्लिट कर देते हैं। किसको स्प्लिट कर देते हैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए एक डेटा है, इसको मैं स्प्लिट कर दिया और इस मॉडल को मैं अलग ट्रेन कर रहा हूं, इस मॉडल को मैं अलग ट्रेन कर रहा हूं, और उसके बाद मेरे को जो मॉडल की जरूरत है उसको मैं ऐड कर दूंगा या फिर हटा दूंगा या जोड़ दूंगा या घटा दूंगा, प्लस कर दूंगा या माइनस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा फीचर्स को, किसके अकॉर्डिंग, मशीन लर्निंग मॉडल के साथ साथ। ठीक है, इस तरीके के अप्रोच को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इससे क्या है, एक एक्यूरेसी हम लोग को पाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरीके के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपर्स मेथड, यहाँ पे हम लोग इससे जो है बोलते हैं। तो फिल्टर मेथड और रैपर मेथड यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोग को। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा मेथड कुछ नहीं है, तीसरा मेथड ये है कि हम लोग रैपर मेथड को और हमारे फिल्टर मेथड को दोनों को कंबाइन करके एक साथ यूज कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक मेथड बोलते हैं। दिस मेथड कंबाइंस द क्वालिटी ऑफ बोथ फिल्टर एंड रैपर मेथड टू क्रिएट द बेस्ट सबसेट। ये भी एक तरीके से हम लोग हाइब्रिड काम कर लेते हैं। तो ये तो आप लोग को एक थ्योरी पार्ट यहाँ पे समझ में आ गया किस चीज का, आपका जो आज का हमारा टॉपिक था उसका। ठीक है, अब देखो, अब मेन चीज ये है कि अब आपको समझना है द कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी को। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो डायमेंशंस को समझना और ये क्यों जरूरी होता है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ना यहाँ पे बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो एक हैंड रिटन प्रोजेक्ट बनता है। हैंड रिटन प्रोजेक्ट कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 2 में मुझे स्कैन करना है, हैंड रिटन से लिखा हुआ है, और मेरे मशीन लर्निंग को ना स्कैन करना है ये 2 को, और उस 2 को क्या है, पहचानना है। ये मैंने हैंड रिटन से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक मशीन लर्निंग मॉडल आएगा और मशीन लर्निंग मॉडल इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये लेटर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक इसकी क्या बनेगी, पिक्सल्स बनेगी। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरीके से पिक्सल्स बनेगी। तो मान लीजिए 32x32 का यहाँ पे लेंथ और विड्थ है, तो इसकी पिक्सल्स है 1032 मान लीजिए अभी के लिए। ठीक है, 1064 जो भी इसके पिक्सल्स है वो यहाँ पे पिक्सल्स है। लेकिन मुझे इतना पूरा जरूरी यूज नहीं करना है, तो मुझे क्या यूज करना है, मुझे इस पिक्सल को बस यूज करना है जिसके अंदर लेटर है। तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, ये मेरे लिए क्या है, नॉइस है। अब बाई चांस, अब आप समझो कि यदि केवल इतना पिक्सल मेरे को यूज करना है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, इतने में तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं द कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी। तो क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जिससे हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को नेक्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत अच्छी तरीके से एडवेंचर के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिससे हम लोग और अच्छे तरीके से एल्गोरिथम्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या बोलती है यहाँ पे डेफिनेशन, व्हाट आर द डायमेंशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। डायमेंशन रेफर्स टू द फीचर और एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा। देखो मशीन लर्निंग में या हम लोग डेटा एनालिसिस में यदि बात करें डायमेंशन की, तो वो क्या होता है, एक फीचर्स होता है या फिर एट्रीब्यूट ऑफ डेटा होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ वी कंसीडर ए डेटा सेट ऑफ हाउस एंड डायमेंशन शुड इंक्लूड द हाउस प्राइस, साइज, नंबर ऑफ बेडरूम, लोकेशन एंड सो ऑन। देखो बोलने का मतलब ये है कि मैंने बहुत पहले एग्जांपल भी बताया था कि मेरे को केवल और केवल हाउस का स्क्वायर फीट लेना है। तो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हाउस की डायमेंशन में प्राइस को देखूं, उसके साइज को देखूं, बेडरूम को देखूं। मेरे को बस एक स्क्वायर फीट से मतलब है कि वो हाउस कितने स्क्वायर फीट का है। मान लीजिए वो हाउस 1500 स्क्वायर फीट का है, चाहे उसमें एक बेडरूम 200 स्क्वायर फीट का हो, हॉल हो मान लीजिए वो 300 स्क्वायर फीट का हो, किचन जो है वो मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट का हो। इससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को चाहिए केवल हाउस का डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, एक एट्रीब्यूट ऑफ डेटा होता है मशीन लर्निंग के अंदर और आपके डेटा एनालिसिस के अंदर। अब ये डायमेंशन को हाउ डज द ऑकर्स ऑफ द डायमेंशन, ठीक है देखो समझो अब इसको। अब डायमेंशन को हम लोग ना एक वॉल्यूम स्पेस से कैसे इसमें देखते हैं, या तो मैं इसको बोलूंगा 1 डायमेंशनल डेटा है ये, या मैं इसको बोलूंगा 2 डायमेंशनल डेटा है। मशीन लर्निंग को जो समझ में आता है वो, या फिर उसको 3 डायमेंशनल डेटा समझ में आता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, वी एज वी ऐड मोर डायमेंशन योर डेटा सेट द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। वॉल्यूम हम लोग को बिल्कुल भी नहीं देना है, तो हम लोग को जहां रिक्वायरमेंट 1 डायमेंशनल डेटा की है तो हम लोग वहां पे 1 डायमेंशनल डेटा देंगे अपने मशीन लर्निंग मॉडल को। जहां पे 2 और 3 डायमेंशनल की जरूरत है वहां पे 1 2 और 3 डायमेंशनल डेटा देंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दिस मींस दैट डेटा बिकम
trace, think of the way of the have a line 1D easy to fill out the few points। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाता हूँ कि मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, आपका मोबाइल जो है कहीं खो गया है। ठीक है, ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, यहाँ पे आपका मोबाइल खो गया है। ठीक है, इसको मैं वन डायमेंशनल डेटा बोलूंगा। आपको पता है ना कि आप अपने कॉलेज से निकले हो, ठीक है, और आप अपने घर जा रहे हो, आप अपने होम जा रहे हो। ठीक है, तो आपको पता है इस रोड के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं मोबाइल खोया होगा। एक तो ये होता है, इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं वन डायमेंशनल डेटा। या हो सकता है कि आप अपने कॉलेज से निकले हो और कॉलेज से निकल के आप गए हो प्लेग्राउंड, किसी प्लेग्राउंड गए हो या किसी जिम गए हो मान लीजिए। ठीक है, उस जिम में जाके आप देखोगे कि उस जिम के अंदर कहाँ पर आपका जो डेटा है, सॉरी मोबाइल जो है कहाँ पर आपका खोया हुआ है। तो इसको हम लोग किस तरीके का एग्जांपल बोलेंगे, टू डायमेंशनल। तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी ना, आपको प्लेग्राउंड भी जाके देखना पड़ेगा, आपको जिम भी जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई मोबाइल है जो आपने कहीं रख के आप भूल गए और जिसको आप यूज ही नहीं करते हो। ठीक है, और उसको आप रख के भूल गए हो कहीं पे 2 महीना पहले, आपका पुराना कोई मोबाइल सेट है। ठीक है, अब उसको ढूंढने के लिए आपको बहुत दिक्कत होगा। तो ये इस तरीके के एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3D लेवल ऑफ डेटा बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझिए कि हम लोगों को जितना ज्यादा डेटा कम होगा हमारे पास, उतना ज्यादा हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को भी समझने में आसानी होगी। यही हमारे लिए डायमेंशन का काम करता है। तो एग्जांपल से भी आप समझ गए, मशीन लर्निंग मॉडल ने यहाँ पे इसी तरीके से समझता है। जैसे ये देखो, यही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन डायमेंशनल की बात हो रही है, तो इजी सा बात है, इतने ही जगह में इसको काम करना है। ठीक है, इसकी जो डेटा की जो विड्थ है, डेटा को जो गेन करने का जो पावर है, वो सिर्फ इतना ही है, वन डायमेंशनल डेटा है हमारा। तो लेकिन यहाँ पे यदि 2 डायमेंशनल आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, और 3 डायमेंशनल में हमारा मशीन लर्निंग मॉडल और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, और ज्यादा उसकी एफिशिएंसी जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी उसको अपने रिजल्ट के आउटपुट देने के लिए। दैट्स वाई जहां पे जो डायमेंशन की जरूरत है वही डायमेंशन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है कि सर हायर डायमेंशन और डेटा स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, हायर डायमेंशनल डेटा क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए इमेजेस हो गई आपकी, हमेशा मेरे को जरूरत, हमारा जो डेटा होता है उसमें ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में मिले, कभी इमेजेस के फॉर्मेट में मिलती है। तो इस तरीके के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर डायमेंशनल डेटा बोलते हैं। ठीक है, और डायमेंशनल डेटा को हम लोग कैसे देखते हैं मैं आपको बता भी देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्सिस में कोई डेटा है, यदि मैं इसको प्लॉट करता हूं और वाई एक्सिस को मैं प्लॉट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक डेटा मेरा इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इसी के ऊपर मान लीजिए मेरा दूसरा डेटा का लेयर है, तीसरा डेटा का लेयर है, 4 डेटा का लेयर है। तो ये क्या है ना, इस तरीके के डेटा की एक लेयर बनते जाती है। जब मैं आपको ओरिजिनल में मशीन लर्निंग मॉडल बना के दिखाऊंगा तब आपको ये चीज मैं दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। लेकिन आज की क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की क्लास हम लोग ज्यादा से ज्यादा थ्योरी देख रहे हैं। तो आपको कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी समझ में आया। अब इसको रिड्यूस करना होता है, हमको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो मैंने बोला था ना कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी, पूरा की पूरा आज टॉपिक को आप समझ लोगे तो ही आप फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन को यहाँ पे अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है परफॉर्मेंस को हम लोग डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, या फिर हम लोग कंजप्शन कर देंगे। अब हम लोग रिड्यूस करने की बात करते हैं ना डायमेंशनलिटी को, तो हम लोग फीचर सिलेक्शन यूज करते हैं या फीचर एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। फीचर सिलेक्शन में 2 मॉडल्स होते हैं, एक होता है आपका फॉरवर्ड सिलेक्शन, एक होता है बैकवर्ड एलिमिनेशन, जिसको हम लोग आगे चल के देखेंगे, आज के क्लास में नहीं देखेंगे। ठीक है, और फीचर सिलेक्शन में एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और एक होता है एलडीए, लीनियर डिक्रीमेंटल एनालिसिस। तो एक होता है पीसीए, एक होता है एलडीए। तो आपको ये चीज जो है आगे चल के पढ़ने के लिए मिलेगी। आज की क्लास में हम लोग जो है थ्योरी को ही यहाँ पे कवर किए, तो आज की क्लास हम लोग थ्योरी को ही रखेंगे, जिसमें आज मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखा है। और फीचर इंजीनियरिंग को आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, क्योंकि आप लोग भी काफी दिन से फीचर इंजीनियरिंग को यहाँ पे पढ़ रहे हैं और काफी कुछ जान चुके हैं। अब हम लोग एल्गोरिथम को टाइम देना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, और आज का हम लोग जो डेटा क्यूरियस माइंड वाला जो सेक्शन है, डेटा स्टोरी टेलिंग वाला सेक्शन है, उसको देखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। तो कोडिंग वाला पार्ट आज हम लोग नहीं करने वाले। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज की क्लास थोड़ी सी थ्योरी होने वाली जो है वो होने वाली है। तो आपको यहाँ पे मैंने फीचर सिलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी को समझाया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फीचर कंस्ट्रक्शन में फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन आज हम लोग देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फीचर कंस्ट्रक्शन को समझा था, जिसमें हम लोगों ने फीचर स्प्लिटिंग को भी देखा था, कोडिंग के साथ हम लोगों ने इसको करके देखा था। आज हम लोग ने फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन को समझा, साथ ही साथ कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी को समझा। और इन शब्दों से हम लोग फैमिलियर हो गए। किन शब्दों से फैमिलियर हो गए हम लोग, पीसीए, एलडीए,
ठीक है। इन सारे शब्दों से हम लोग यहाँ पे फेमिलियर हो गया कि कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, यूज भी करेंगे आगे चल के, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे फेमिलियर हो गए। अब फीचर सिलेक्शन में आपको ये चीज समझ में आ गया कि हम लोग को केवल यूजफुल डेटा लेना होता है, नॉइस वाला डेटा को हम लोग को हमेशा यहाँ से हटाना होता है, जिसके लिए फीचर सिलेक्शन हम लोग हमेशा यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछेगा तो हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल को स्लो कर देता है, ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल से समझा सकते हो, एग्जाम्पल ही मैंने आपको बताया कि एक कार वाला एग्जाम्पल बताया कि ओनर की जरूरत ही नहीं है यदि कार को क्रैश करना है तो मशीन लर्निंग मॉडल को रिक्वायर्ड डेटा ही दूंगा मैं, नॉइज वाला डेटा यहां से हटा दूंगा। कितने टाइप होते हैं फीचर सिलेक्शन मॉडल के, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड होता है। सुपरवाइज्ड में भी 3 मेथड्स होते हैं, पहला फिल्टर, दूसरा रैपर और तीसरा होता है इंटेंसिक मेथड, जिसमें हम लोग फिल्टर और रैपर जो है दोनों एक साथ हम लोग यहाँ पे रैपर और मेथड और फिल्टर मेथड दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया था। फिर हम लोगों ने देखा कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी, क्योंकि इससे भी डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जाता है इंटरव्यू के अंदर, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसको भी हम लोगों ने समझा कि इसकी जरूरत क्या है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग डेटा जो है वहां पे प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यदि मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को, जैसे मान लीजिए fx में मेरा एक डेटा है और एक मेरा डेटा fm है, ठीक है, यदि मेरे डेटा को 4 की जरूरत है तो मैं यहाँ पे 5 नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा, यहाँ पे उसको उतना इनपुट नहीं दूंगा, ठीक है, उसको केवल 4 की रिक्वायरमेंट है, 4 इनपुट एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 5th एलिमेंट एक और ऐड करके नहीं दूंगा। इससे मेरा मशीन लर्निंग मॉडल में जो है स्लो हो जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ सकता है। क्लियर हुआ। अब इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जो होता है हमारा फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड एलिमिनेशन, पीसीए और एलडीए। पीसीए एलडीए यूज करते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन में, और फीचर सिलेक्शन में हम लोग यूज करते हैं फॉरवर्ड सिलेक्शन और बैकवर्ड एलिमिनेशन। तो यहां तक हम लोगों ने इन सारी चीजों को समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल के एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे और हम लोग कोडिंग के थ्रू भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग एल्गोरिथम की तरफ अब चलेंगे। अब हमारा जो फीचर इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है उसको लगभग हम लोगों ने अच्छी तरीके से अच्छा खासा टाइम जो है वो दे दिया है। अब चलिए, जो प्रीवियस क्लास थी डे नंबर 21 की क्लास, उसमें मैंने आपको ये केस स्टडी स्टार्ट की थी बताना, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज हम लोग ये केस स्टडी को यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि आज की केस स्टडी में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। यहाँ पर ये मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट क्लास थी डे नंबर 21 की क्लास ना, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था तो हम लोग जो है इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो हम लोग देखते हैं आज कि नेटफ्लिक्स कैसे डेटा साइंस को यूज करता है। इसकी पूरी केस स्टडी को एक बार हम लोग समझते हैं, क्योंकि आप कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, तो इंटरव्यू में आपको हमेशा एक्सप्लेन करना आना चाहिए अपने प्रोजेक्ट को, अपनी केस स्टडी को। डेटा स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करोगे किसी भी इंटरव्यूअर के सामने कि मुझे ये चीज़ें आती है, और जितना चीज़ें आप प्रैक्टिकली फॉर्मेट में देखोगे या फिर रियल टाइम एग्जाम्पल से समझाओगे उतना ईजी होगा। दैट्स वाई मैं आप लोग के लिए यहाँ पर एक डेटा क्यूरियस माइंड का सेक्शन रखता हूँ, जो प्रीवियस क्लास में नहीं हो पाया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज की केस स्टडी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यदि मैं यहाँ पर नेटफ्लिक्स में थोड़ा सा एक नज़र डालूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट्स देखते हैं। पहली बात तो ये कि हमको सबको पता है, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरे जो ये लगता है कि लगभग 99% लोग को तो पता ही होगा कि नेटफ्लिक्स जो है वो काम क्या करती है। नेटफ्लिक्स ओटीटी ऐप का काम करती है। अब आपको मैं बताऊं कुछ चीजें जिसको हम लोग ना बहुत ज्यादा नहीं भी जानते होंगे बहुत लोग, लेकिन आज हम लोग एक विजन के थ्रू देखेंगे कि नेटफ्लिक्स एक ओटीटी कंपनी है, मीडिया कंपनी है, या फिर एक डेटा ओरिएंटेड कंपनी है। नेटफ्लिक्स कैसे डेटा साइंस को यूज करती है अपने बिजनेस के लिए। और नेटफ्लिक्स में आप देखोगे जाके कहीं पे भी सर्च करोगे तो नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइड डेटा साइंटिस्ट को, डेटा एनालिटिक्स को, क्योंकि यहाँ पर ना नेटफ्लिक्स जो है ना वो डेटा को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है और डेटा ड्रिवन कंपनी है नेटफ्लिक्स। ना कि आप सोचते हो कि एक मीडिया या एंटरटेनमेंट कंपनी है, ओटीटी यूज़ करती है, वो तो उसका एक रेवेन्यू कमाने का तरीका है, लेकिन नेटफ्लिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ करती है डेटा साइंस को। अभी आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। पहले देख लेते हैं नेटफ्लिक्स में 2022 के अंदर हम लोग बात करें तो नेटफ्लिक्स में लगभग एम्प्लॉय जो हैं 2022 तक 12,800 एम्प्लॉयज हैं। मतलब आप कंपनी की साइज देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, और मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेवेन्यू कितना ये लोग जनरेट करते हैं, 3,160 करोड़, 3,160 करोड़ यूएस डॉलर में ना। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन रुपीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएसडी की बात कर रहा हूँ। क्लियर है। उसके बाद ये कब कंपनी स्टार्ट हुई थी, 1997 में स्टार्ट हुई थी कैलिफोर्निया में, और ये उसके फाउंडर्स के नेम है। अब आप एक चीज नोटिस करो, 1997 में, मतलब बहुत साल पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो क्या ये कंपनी उस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म बना रही थी क्या? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म तो अभी प्रचलन में है। उस समय कंपनी क्या कर रही थी? उस समय कंपनी जो है वो डीवीडी रेंटल कंपनी थी।
डीवीडी जो होती है ना हमारी, डीवीडी और वीसीडी, बहुत लोग को नहीं पता है कि नहीं पता है, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा डिजिटल नहीं था, तो हमारे पास एक वीसीडी और डीवीडी प्लेयर आता था जिसमें एक कैसेट होती थी हमारे पास वीसीडी डीवीडी की, उसमें हम लोग के पास डीवीडी में 4 से 5 मूवीज होती थी, वीसीडी में 1 या 2 मूवी होती थी। वो रेंटल कंपनी के रूप में काम करती थी नेटफ्लिक्स, राइट। पहले से स्टार्टिंग से ही उसका विजन नहीं था कि वो ओटीटी कंपनी बनेगी। अब उसी चीज को वो मूवीज को दिखाने लगी हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में, ओटीटी प्लेटफॉर्म में। अब देखो नेटफ्लिक्स का ना बिजनेस मॉडल क्या है। नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल ये है सबसे पहला कि नेटफ्लिक्स का जो रेवेन्यू है उसमें जो मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, 3 अलग अलग प्लान्स होते हैं जो आज की डेट में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका रेवेन्यू का सोर्स होता है एडवर्टाइजमेंट, जो हम लोग ऐप में देखते हैं तो उस बीच बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो हमारे लिए प्लान होता है। तो एक मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान होता है जो एक यूजर से लेती है। हम लोग को यदि मूवी देखना है, हम लोग नेटफ्लिक्स का ओटीटी प्लान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूवी या हमारा मैच जो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वैसे ही वहाँ पे एड हम लोग को दिखाती है, तो वो B2B बिजनेस करती है। एक उसका है B2B बिजनेस, मतलब कि वो किसी कंपनी को बोलेगी कि भाई मैं अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म में आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा, मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस एक इनका रेवेन्यू प्लान हो गया। और बिजनेस टू कस्टमर मतलब B2C की बात करते हैं तो एज ए कस्टमर से डायरेक्ट वो बिजनेस क्या करती है, वो बोलती है कि भाई हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम, रेवेन्यू के लिए बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान में से कोई प्लान ले लो। अब ये सब प्लान में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा ये एल्गोरिथम, जिसमें हमारे की रिसोर्सेज में क्या यूज करती है, ये यूज करती है रिकमेंडेशन सिस्टम को और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को यहाँ पे बनाती है, बैठाती है। अब देखो आज की डेट में कोई भी ऐप या कोई भी वेबसाइट बिना किसी एआई के कुछ नहीं है, केवल एक डब्बा है, एक स्ट्रक्चर है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आता है, डेटा साइंस उसके पीछे लगता है, मशीन लर्निंग उसके पीछे लगती है, तभी वो ऐप जो है ना अपना मेन काम करता है। उसके की रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो यही होते हैं, एक रिकमेंडेशन इंजन और एल्गोरिथम। आपको समझ में आ रहा है ये क्यों जरूरी है किसी भी बिजनेस में, और डेटा साइंस में तो बहुत ज्यादा जरूरी है एल्गोरिथम्स। और आज की डेट में कोई भी ऐप यदि बना दे रहे हो तो कोई बच्चे भी ऐप बना देते हैं आज की डेट में। वेबसाइट एप्लीकेशन बनाना एकदम बच्चों वाला काम है, लेकिन यदि उसमें एआई है और बड़ी बड़ी कंपनी जो काम कर रही है वो डेटा के साथ काम करती है, क्योंकि उस एप्लीकेशन से उन्हें कुछ डेटा मिलता है। पहला, अब डेटा क्या मिलता है ये देखते हैं। अब देखो कुछ डेटा ये होता है जिसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो मैंडेटरी होता है, व्हाट यूजर वॉलंटरी प्रोवाइड। क्या क्या नेटफ्लिक्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं मान लीजिए गूगल साइन इन किया या फिर मैं मान लीजिए रजिस्टर किया, तो मैं अपना नाम डालूंगा, ईमेल एड्रेस डालूंगा, अपना फिजिकल हो सकता है एड्रेस डालूंगा, मैंडेटरी रहेगा तो ठीक है। पेमेंट करूंगा तो पेमेंट में मैं कार्ड का पेमेंट डालूंगा, तो वहां पर मैं फिजिकल एड्रेस भी डालूंगा, मेरा एड्रेस क्या है करके, टेलीफोन नंबर और रेटिंग और रिव्यू, ये तो हम लोग खुद देते हैं नेटफ्लिक्स को ये डेटा, ठीक है, जो बहुत सुफिशिएंट डेटा होता है किसी भी चीज के लिए। तो ये डेटा तो हम लोग प्रोवाइड ही करते हैं नेटफ्लिक्स को, जिससे कि हम लोग वहां पे जाके अपना एंटरटेनमेंट में जाके मूवीज वगैरह देख पाए। लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है जो ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता है। क्या होता है कि हम लोग जब उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जिस भी एप्लीकेशन को डेटा हम लोग को हमारे से लेना है, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। वैसे नेटफ्लिक्स में क्या होता है, कुछ डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता है। जैसे कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, उसमें हमारा आईपी एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा यदि हमने उसको एक्सेस करने का परमिशन दिया हुआ है। वॉच हिस्ट्री कि हमने क्या क्या पुराना देखा है और क्या किस जॉनर में हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई मूवी देख रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं बैटमैन मूवी देख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं आज जो है यहाँ पे कोई और मूवी देख रहा हूँ, मैं मान लीजिए कोई सीरीज देख रहा हूँ, ठीक है। कोई भी सीरीज हम लोग ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइटैनिक मूवी देख रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे हिंदी मूवी बॉलीवुड देख रहा हूँ, ठीक है, 3 इडियट्स देख रहा हूँ मैं मूवी। मैं मान लीजिए कभी यहाँ पे साउथ की मूवी देख रहा हूँ, कोई तमिल मूवी देख रहा हूँ, तो ये वॉच हिस्ट्री मेरी बनते जाएगी, मेरी सर्च जो मैं सिस्टम कर रहा हूँ वो बनते जाएगा। तो अब क्या होगा, और उसके अलावा टाइम स्पेंड, में कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ किस मूवी में, किस टेस्ट में मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरेक्शन कस्टमर सर्विस के साथ। उसके बाद नेटफ्लिक्स में जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे मैं साउथ की यदि मूवीज देखता हूं तो मुझे क्या है, नेटफ्लिक्स में साउथ की ही एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देगी। यदि मेरा टेस्ट हिंदी मूवी का है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे क्या है, बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, जो बॉलीवुड के स्टार लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट की, वो एडवर्टाइजमेंट मेरा मशीन लर्निंग मॉडल दिखाने लगेगा मुझे मेरे ओटीटी प्लेटफॉर्म में। यदि मेरा टेस्ट है यहाँ पर कि मैं इंग्लिश मूवी ज़्यादा देखता हूँ, तो मुझे हॉलीवुड एक्टर्स की एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देगा। वैसे यदि मैं तमिल मूवी देखता हूँ तो मुझे तमिल एक्टर की एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देगा। ये पूरी की पूरी तरीके से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ऐसा कोई
पहले से जज तो नहीं कर लेता है, कोई मैनुअली तो ऐसा काम कर नहीं सकता, इतने लाखों करोड़ों यूजर्स हैं तो उनके लिए, तो उसके लिए एक मशीन लर्निंग मॉडल को इसी तरीके से ट्रेन किया जाता है, जिसके लिए नेटफ्लिक्स क्या करता है, कुछ डेटा को ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि नेटफ्लिक्स एक मीडिया या फिर एक इंटरटेनमेंट कंपनी है, वो एक डेटा ड्रिवन कंपनी है, डेटा ओरिएंटेड कंपनी है, राइट, जो अपने बिजनेस को डेटा की हेल्प से यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चलाती है वर्ल्ड वाइड। अब क्या होता है कि कुछ डेटा ऐसा होता है ना, रिसोर्स के थ्रू हम लोग को मिल जाता है नेटफ्लिक्स को, जैसे कि डोमोग्राफिक एरिया, आप किस रीजन पे रहते हो, ठीक है, आप कितना डेटा यूज करते हो, इंटरनेट का ब्राउजिंग बिहेवियर से भी आपका कोई डेटा मिलता है। तो इस तरीके से नेटफ्लिक्स क्या करता है, पूरे के पूरे डेटा को आपका कलेक्ट करता है। जब हम लोग नेटफ्लिक्स को इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग परमिशन देते हैं, बिकॉज परमिशन देंगे तभी हमारी क्या है वो सीरीज चलेगी। और फ्री जो हमारा होता है, देखो कोई भी ऐप जो होता है ना, हम लोग सोचते हैं फ्री है, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम की बात करें, हम लोग को लगता है कि फ्री है, लेकिन वो सबसे ज्यादा हमारा क्या ले रहा है, हमारा टाइम ले रहा है, और उसी से वो हमसे तो पैसा नहीं ले रहा है, क्योंकि हम ही उसके प्रोडक्ट हैं। नेटफ्लिक्स के प्रोडक्ट कौन है, हम है, ठीक है। नेटफ्लिक्स हमसे क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स हमारे से हमारा टाइम ले रहा है, और उस टाइम पे बोल रहा है कि भाई मेरे पास ऑडियंस है, अब इस ऑडियंस को एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, और किसी से एडवर्टाइजमेंट लेके आ रहा है, और उससे वो प्रॉफिटेबल कंपनी है पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड में। और हम लोग को एडिक्शन है उस नेटफ्लिक्स का भी एडिक्शन है, हमको इंस्टाग्राम का भी एडिक्शन है, जिसमें हम लोग जाते हैं और अपना टाइम देते हैं, और उस टाइम में हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। आप लोग देखे होगे, स्टोरी आप देखते हो, रील्स देखते हो, तो हर 4-5 रील के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। वो एडवर्टाइजमेंट भी मशीन लर्निंग मॉडल के साथ ही चलता है। वो आपको आपको लगता है कि वो एडवर्टाइजमेंट केवल मुझे दिखा रहा है, लेकिन नहीं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। आप लोग कई बार इसको नोटिस भी किए होंगे। अब देखो नेटफ्लिक्स का पर्सनलाइजेशन, जिसको लोग पर्सनलाइजेशन बोलते हैं, पर्सनलाइजेशन बोलने का मतलब यही है ना कि मुझे जो ऐड दिखा रहा है, हो सकता है कि मेरे ब्रदर को, मेरे फ्रेंड को दूसरा ऐड दिखा रहा होगा जो उसकी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं बहुत ज़्यादा मान लीजिए फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा सर्च करता हूँ, मैं जिम वाले इक्विपमेंट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं जिम या प्रोटीन पाउडर्स देखता हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट क्या प्रोटीन पाउडर्स की, जिम की दिखाएगी। ये पर्सनलाइजेशन हो गया। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो व्हीकल ज़्यादा देखता है, उसको बाइक्स का शौक है, तो हो सकता है उसको बाइक्स या बाइक के स्पेयर पार्ट जो है उसकी ऐड दिखाएगी। ये इस तरीके से अप्रोच होता है पर्सनलाइजेशन ऐड दिखाने का। क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पे क्या होता है, एडॉप्शन का साइज भी मैटर करता है। जैसे मान लीजिए ये है जिनकी एज है यहाँ पे 40 इयर्स, एक पर्सन है जिनकी एज है यहाँ पे 65 इयर्स, एक पर्सन है यहाँ पे एक मान लीजिए इनकी एज है 15 इयर्स, ठीक है। अब इसका टेस्ट अलग होगा, इसको ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड जो 65 इयर्स का सीनियर सिटीजन पर्सन है उसको यहाँ पे ओल्ड सॉन्ग पसंद होगी। अपने 65 इयर्स जो आज से 30 इयर्स पहले की जो मूवी है, 30-40 इयर्स पहले की जो मूवीज है वो इनको पसंद होगी, उस तरीके के हीरोज पसंद होंगे, तो वही उनको रिकमेंड करके यहाँ पर उनके ओटीटी में दिखाएगा, जिससे कि वो यूजर एंगेजमेंट उसकी बढ़ सके। 40 इयर्स वालों को 40 ईयर के अकॉर्डिंग दिखाएगा, 15 ईयर वाले तो उनको अभी तुरंत की लेटेस्ट वाली जो चीजें हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चलती वो यहाँ पे दिखाएगा। ये होता है पर्सनलाइजेशन अप्रोच, जिसके लिए नेटफ्लिक्स यूज करता है डेटा का। तो आज मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे समझिए इस स्टोरी टेलिंग से कि एक नेटफ्लिक्स एक इंटरटेनमेंट कंपनी, ओटीटी कंपनी के होने के साथ साथ डेटा को कैसे यूज करती है, और यहाँ पे कई डॉलर में पैसा क्यों देती है डेटा साइंटिस्ट को, डेटा एनालिटिक्स को। क्योंकि आज जो हम लोग चीज पढ़ रहे हैं ना, वो आज हमारे रियल टाइम एग्जांपल से रिलेटेड है। तो आप बिल्कुल मत समझिए कि आज जो टॉपिक मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया हुआ है वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टॉपिक है, क्योंकि आज जब इस मशीन लर्निंग को आप समझोगे, जब आप डेटा साइंस को समझोगे, आप करोगे, और जब आप मूवी रिकमेंडेशन मॉडल बनाओगे, आप मान लीजिए कोई वेब स्क्रैपिंग मॉडल का प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप मान लीजिए कभी किसी सॉन्ग रिकमेंडेशन का मॉडल बनाओगे, आप कभी किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करने का मॉडल बनाओगे, कोई भी आप XYZ बिजनेस के मॉडल्स बनाओ, आप यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग बहुत जरूरी है एज ए डेटा साइंटिस्ट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ और मेरे लिए सबसे ज्यादा रियल टाइम एग्जाम्पल में क्यों जरूरी है, जिससे कि आपका यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप हो और आप यहाँ पे ये चीज को समझ सको कि जो चीज आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग नेटफ्लिक्स की बात करें या फिर इंस्टाग्राम की भी बात करें, मैं इंस्टाग्राम को भी ऐड करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि देखो व्यूइंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द टाइम ऑन डेट। यदि आप किसी शो को देख रहे हो, किसी मूवी को देख रहे हो, इस तरीके से डेटा जो है ना रिकॉल करता है और मैनेज करता है आपकी शो और मूवी को, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इट कैन यूज द रेट व्हाट यू वॉच। नेटफ्लिक्स ऑल्सो कीप ट्रैक ऑन द मूवीज ऑन द शो यूजर वॉच टू एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर कस्टमर बिहेवियर सच एज देयर व्यूइंग हैबिट। तो अब क्या होता है, जो हम लोग जो डेटा देते हैं और हमारे बिहेवियर को समझते हुए हमारे साथ क्या किया जाता है, हमको एक यूजर एंगेजमेंट बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनके डेटा को, उनके एप्लीकेशन को यूज़ करें, क्योंकि उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, यही है, सब्सक्रिप्शन का रेवेन्यू मॉडल है कि मैं
अगले महीने भी सब्सक्रिप्शन लूँ, हर महीने में सब्सक्रिप्शन लूँ। जब मैं एडिक्टिव नहीं रहूँगा तो मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लूँगा। वही चीज़ इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम तो फ्री कर देता है, दैट्स वाई हम लोग वहाँ पे पूरी तरीके से अपना ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो भी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ऐसा होता है कि हम लोग जेब से पैसा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्वालिटीज़ मूवी मिल रही है तो वो उसके लिए हम लोग चलो इंटरटेनमेंट के लिए इतना पैसा दे देना चाहिए कि हम लोग सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो वो एडिक्टिव बनाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, कस्टमर के बिहेवियर को समझना जरूरी है। दैट्स वाई यहाँ पे डेटा का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और पर्सनलाइज व्यूइंग, ये आज की सदी का और आने वाली सदी का बहुत बड़ा की फैक्टर है, सीक्रेट सॉस है किसी भी बिजनेस के लिए। हम लोग पहले, आपको याद होगा कि पहले हमारे पास रिसोर्सेज मोबाइल ज़्यादा नहीं थे, तो उस दौरान क्या होता था कि हमारी जो पूरी फैमिली है पूरा एक साथ बैठ के टीवी देखती थी। वो पर्सनलाइज कंटेंट नहीं था। पर्सनलाइज कंटेंट बोलने का मतलब उसमें यदि टीवी में मैच चल रहा है तो पूरे की पूरी फैमिली बैठ के मैच देख रही है। उसके कुछ दिन पहले जब हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करती थी, आज से मान लीजिए 40 साल पहले की मैं बात करूं, तो हमारे फादर्स या फिर हमारे जो ओल्ड जनरेशन वाले लोग हैं वो लोग पूरे मोहल्ले में बैठ के, पूरे अपने कॉलोनी में बैठ के पूरी की पूरी टीवी में एक इंटरटेनमेंट को कंज्यूम किया करते थे। फिर वो लोग वहां से टॉकीज में आए, मतलब कि एक थिएटर में आए, थिएटर के बाद हम लोग अपने रूम में आए, रूम में हम लोग अपने टीवी में, लिविंग रूम में, हॉल में बैठ के टीवी देखना स्टार्ट किए। अब हम लोग पर्सनलाइज कंटेंट में आ गए। अब मेरे मोबाइल के अकॉर्डिंग मैं अपने डेटा को कभी भी अपने इंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग देखूंगा। अब हम लोग मोबाइल से आ गए अपने स्मार्ट वॉच में, हम लोग और ज्यादा अच्छी तरीके से अपने पर्सनलाइज चीजों पे जाते जा रहे हैं। तो ह्यूमन क्या है, पर्सनलाइज डेटा को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। दैट्स वाई जो कंपनीज हैं और जो डेटा का जो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पर्सनलाइज डेटा जो है कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप देख सकते हो कि कौन कौन से हम लोग यहाँ पे फीचर को नेटफ्लिक्स यूज करता है। व्हाट टाइम यू वॉच कंटेंट, हाउ द नेचर ऑफ कंटेंट, ठीक है, सर्च ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये सब डेटा जो है ना, इसको जो बिहेवियर है जैसे ब्राउजिंग और स्क्रॉलिंग के हमारे बिहेवियर को, ये सब हमारा एक एप्लीकेशन, मैं नेटफ्लिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एप्लीकेशन आजकल ना बहुत सारे हमारे यूजर परमिशन लेता है, जिससे वो बैकग्राउंड में जाके बहुत सारी चीजें हमारी जो है ना ट्रैक करता है। उसी ट्रैक रिकॉर्ड से, डेटा के रिकॉर्ड से वो अपने बिजनेस को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। क्योंकि आज एप्लीकेशन बना लेना, वेबसाइट बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें एआई इनेबल आपका एप्लीकेशन और एआई इनेबल आपकी वेबसाइट या आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। किसी भी कंपनी की सक्सेस का की पॉइंट यही है। अब देखो नेटफ्लिक्स कैसे यूज करता है डेटा एनालिटिक्स को, डेटा साइंस को। पहला बात तो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन इंजन बना लेता है। भाई रिकमेंड करेगा आपको जो चीज देखना है पर्सनलाइज तरीके से, जो मैं अभी आपको बताया। कंटेंट डेवलपमेंट एनालिटिक्स को, हम लोग को कंटेंट को, क्या कंटेंट हमारे बिजनेस में अभी चाहिए, कौन सी मूवीज चाहिए कि जिसका मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा, कौन सा मैच मुझे दिखाना है, किसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मुझे लेना है, ये सब एनालिसिस किया जाता है। जिसके लिए बहुत ज्यादा लेवल में नेटफ्लिक्स डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स को यहाँ पे हायर करता है और बहुत अच्छे अच्छे पैकेज में हायर करता है वर्ल्ड वाइड। वैसे ही ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन के लिए नेटफ्लिक्स डेटा एनालिसिस को यूज करता है। डेटा साइंस की तो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा साइंस तो बहुत ज्यादा यूज करता है नेटफ्लिक्स। डेटा एनालिटिक्स तो चलो फिर भी कम ही होगा, ठीक है। कस्टमाइज मार्केटिंग, आर्ट वर्क एंड इमर्जी सिलेक्शन, ये सब चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ पे यूज कर सकता है नेटफ्लिक्स। अब देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, नई चीज, जैसे यहाँ पर आपको स्पाइडरमैन की कुछ एक मूवी दिख रही है, मूवी का एक पोस्टर दिख रहा है मान लो, या एक सीन दिख रहा है, बहुत ही ब्लर है, ठीक है, ये पूरा सीन बहुत ही ब्लर है। अब ये सीन आपको बहुत अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है, ये सीन आपको अच्छा दिख रहा है, ठीक है, और वो वाला जो ऊपर वाला सीन है वो बहुत ज्यादा ब्लर था। ये ऊपर वाला जो सीन था वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्लर था। आप कौन सा चीज देखना पसंद करोगे? आप इस तरीके की मूवी इस तरीके का पोस्टर देखना पसंद करोगे ना, तो ये भी नेटफ्लिक्स जो है ना, ASA मतलब AVA, ठीक है, एस्थेटिक विजन एनालिसिस, AVA इसको हम लोग बोलते हैं। एस्थेटिक विजन एनालिसिस के थ्रू जो थंबनेल होता है, उसका जो पोस्टर होता है, जो हम लोग देखते हैं नेटफ्लिक्स में, हम लोग देखते हैं तो हम स्पाइडरमैन का जो पोस्टर होता है, जो थंबनेल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारा उसका डिटेल्स पेज ओपन होता है। ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली एस्थेटिक विजन एनालिसिस से नेटफ्लिक्स यहाँ पे बनाता है अपने थंबनेल्स। आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज होते जा रही है, और आज के डेट में तो AI इतना ज्यादा आ चुका है। और कल भी, ना जाने आप ये इस वीडियो को कब देख रहे होगे, जब भी आप देख रहे होगे उस समय आप AI की पावर को समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे चीजें यहाँ पे लिखी गई है। द ब्यूटी ऑफ नेटफ्लिक्स इज 24 अक्टूबर दे पुश ऑन द बटन ऑन द फिल्म 190 कंट्रीज ऑफ द सेम मूवमेंट एंड द 17 लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है डेटा साइंटिस्ट के लिए, ठीक है, कि हम लोग अलग अलग लैंग्वेज को भी हम लोग AI के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू एज ए डेटा साइंटिस्ट यहाँ पे अलग अलग चीजों में मोल्ड कर सकते हैं। सब टाइटल भी आपने देखा हुआ है, ये भी मशीन लर्निंग के थ्रू यहाँ पे बनता है। व्हाट आर द डेटा स्मोक, व्हाट इज अ बिजनेस फायर, थॉमसन रेडमैन ने इसके लिए कहा है। ये तो नेटफ्लिक्स के कुछ
स्टेटमेंट्स है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। मैक्सिमम ROI नेटफ्लिक्स सक्सेस हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ द डेटा एनालिटिक्स बिकॉज द प्रेजेंस इज इंक्रेडिबल इनसाइट इन द परफॉर्मेंस अलाउ द स्मार्ट डिसीजन एंड डिलीवर मैक्सिमम ROI ऑन देयर चॉइस। देखो बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जो कमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे थॉमस रेडमैन का कमेंट है यहाँ पर कि हमारी हाईलाइट, हमारा सक्सेस पूरा के पूरा डिपेंड करता है हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम ROI क्या होता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप किस तरीके से डेटा को यहाँ पे यूज कर रहे हो, जिसको बहुत बेहतर तरीके से नेटफ्लिक्स यहाँ पे यूज करता है। तो आज के डेटा स्टोरी टेलिंग में मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये था कि मैं आज आपको ये चीज बताऊं कि आपको डेटा स्टोरी टेलिंग को मैं क्यों बता रहा हूं। दूसरा चीज, इसका एक प्रोजेक्ट भी मैंने कराया हुआ है पावर BI के अंदर, आप देखेंगे हमारे YouTube में, यहाँ पर मैं नोट्स के अंदर इस पावर BI प्रोजेक्ट का URL का लिंक भी डाल दे रहा हूँ। इसके अंदर मैंने ना पावर BI टूल में पूरे के पूरे नेटफ्लिक्स का डेटा लिया हूँ, नेटफ्लिक्स के डेटा को मैंने पावर BI के अंदर इंपोर्ट किया और यहाँ पर हम लोग ना एक पूरा डैशबोर्ड बनाया। ये डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट है, आप इसको भी देख सकते हो क्योंकि अभी हम लोग डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट बोल सकते हो, डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट बोल सकते हो। ये भी आप प्रोजेक्ट को देख सकते हो, जो डेटा एनालिटिक्स में पावर BI की मेरी सीरीज पढ़ रहा होगा वो भी वहां पे जाके देख सकता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि मैं केवल नेटफ्लिक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरे के पूरे ओवरऑल देखा जाए, चाहे हम लोग इंस्टाग्राम की बात करें या फिर और भी OTT प्लेटफॉर्म की बात करें, हमारे लिए डेटा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे नेटफ्लिक्स यहाँ पे एज ए डेटा साइंस या डेटा को यूज़ करता है और कैसे ये डेटा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंपनी है, ना कि केवल OTT और एंटरटेनमेंट कंपनी है। तो आई होप आप आज की जो क्लास है इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने थ्योरी की टॉपिक को ही देखा और इस स्टोरी टेलिंग को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और मशीन लर्निंग के और भी एल्गोरिथम को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए द स्केल के साथ। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सपोर्ट टीम नंबर में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपको ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे यदि आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो हमारा और हमारी वेबसाइट यूज कर रहे हो, ठीक है। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एप्लीकेशन और वेबसाइट का। आपको जाना है डेटा साइंस के फ्री कोर्स में, आपको एनरोल करना है। जब तक एनरोल नहीं करोगे तब तक आपको वहां पे क्या नहीं मिलेगा, प्लेलिस्ट नहीं दिखेगी। तो प्लेलिस्ट में आपको एनरोल कर लेना है फ्री वाले कोर्स में जाके डेटा साइंस में, तो आपको वहाँ पे डे वाइज पूरे के पूरे नोट्स अटैचमेंट मिल जाएंगे। और यदि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है, यदि आपको कोई परेशानी आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे गिटहब का लिंक मिल जाएगा। गिटहब के लिंक में जाकर आप जो डेटा सेट है उसको यूज कर सकते हो, जो भी क्लास के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे चाहिए। तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए जाना है। हम लोग पूरे के पूरे टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं हमारे डे नंबर 23 पे। तब तक के लिए बने रहिए द स्केल के साथ।